दिल्ली से कुछ दूर पहाड़ियों के बीच घिरा एक पुराना और आलीशान बंगला था, अक्स विला। यह घर राय बहादुर रघुवीर प्रताप सिंह का था। रघुवीर जी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन आज उनकी मौत के ठीक 1 साल बाद पूरा परिवार वहां इकट्ठा हुआ था। वजह थी उनकी वसीयत का पढ़ा जाना। ड्राइंग रूम में सन्नाटा था। वकील साहब के सामने पूरा परिवार बैठा था। बड़ा बेटा विक्रम, जो हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। छोटी बहू नैना, जिसके पति रघुवीर जी के छोटे बेटे की मौत 2 साल पहले एक रहस्यमयी कार हादसे में हो चुकी थी। भांजा अमित, जो रघुवीर जी का पूरा बिजनेस संभालता था और खुद को असली हकदार मानता था। वकील ने लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन वसीयत की पहली ही लाइन ने सबके होश उड़ा दिए। मेरी संपत्ति का इकलौता वारिस वो होगा जो आज की रात इस घर के सबसे बड़े सच को सबके सामने लाएगा। मुझे पता है कि मेरी मौत प्राकृतिक नहीं थी, मुझे धीमा झड़ दिया गया था और कातिल इसी कमरे में बैठा है। रात का सन्नाटा और गहराता शक वसीयत पढ़ते ही कमरे का तापमान जैसे गिर गया। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगा। बाहर मौसम खराब हो रहा था, बिजली कड़क रही थी और तभी अचानक पूरे विला की लाइट चली गई। अंधेरे में एक चीख गूंजी। जब अमित ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई तो सबने देखा कि टेबल पर रखा वसीयत का असली कागज गायब था। यह हरकत पक्का विक्रम की है। अमित चिल्लाया, तुम्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। विक्रम ने गुस्से में अमित का कॉलर पकड़ लिया। जबान संभाल के अमित, तुम तो पापा के जीते जी ही उनकी सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहते थे। जहर तुमने दिया होगा। तभी नैना ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, लड़ने से कुछ नहीं होगा। रात के 12 बज चुके हैं। सुबह होने से पहले अगर सच सामने नहीं आया तो पुलिस वैसे भी सबको ले जाएगी, क्योंकि मैंने ही वकील साहब से कहकर वो लाइन वसीयत में जुड़वाई थी। मुझे पता था कि पापा का मर्डर हुआ है। नैना की बात सुनकर दोनों मर्द सन्न रह गए। नैना उठकर रघुवीर जी के पुराने स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। सब उसके पीछे पीछे आए। कमरे के बीचों बीच रघुवीर जी की एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। नैना ने तस्वीर को एक तरफ हटाया तो पीछे एक छोटा सा डिजिटल लॉकर था। नैना ने कोड डाला और लॉकर खुल गया। उसके अंदर एक पुरानी डायरी और एक ऑडियो रिकॉर्डर था। यह क्या है? विक्रम ने घबराते हुए पूछा। नैना ने रिकॉर्डर का प्ले बटन दबा दिया। कमरे में रघुवीर जी की लड़खड़ाती हुई आवाज गूंज उठी। आज मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे पता चल गया है कि मेरी चाय में रोज कौन सी दवा मिलाई जा रही है। कमरे में रघुवीर जी की लड़खड़ाती हुई आवाज गूंज उठी। आज मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे पता चल गया है कि मेरी चाय में रोज कौन सी दवा मिलाई जा रही है। नैना बेटी, मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे पति की मौत का सच नहीं छिपा सका। उसे भी इसी इंसान ने रास्ते से हटाया था ताकि बिजनेस पर कब्जा कर सके। ऑडियो अभी चल ही रहा था कि अमित ने अचानक अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाल लिया। उसके चेहरे का सीधा साधा मुखौटा उतर चुका था। हाँ, किया मैंने यह सब। अमित पागलों की तरह हंसा। बूढ़े ने सारी जिंदगी मुझसे गुलामी कराई और आखिर में अपनी सारी दौलत अपने निकम्मे बेटों के नाम करने जा रहा था। और नैना, तुम्हारा पति मेरे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था। अमित चाकू लेकर नैना की तरफ बढ़ा। अब इस वसीयत और इस रिकॉर्डर के साथ तुम सब भी खत्म हो जाओगे। तभी अचानक स्टडी रूम का दरवाजा जोर से खुला। फ्लैश लाइट्स की रोशनी अमित के चेहरे पर पड़ी। सामने पुलिस खड़ी थी और उनके साथ विला का पुराना वफादार नौकर था। कमरे की लाइट वापस आ चुकी थी। नैना ने मुस्कुराते हुए अमित की तरफ देखा। अमित, वसीयत का कागज गायब होना और लाइट का जाना, यह सब एक जाल था ताकि तुम घबराकर कोई कदम उठाओ। और जो वसीयत का कागज गायब हुआ था वो मैंने ही छिपाया था। पुलिस बाहर तुम्हारा सच रिकॉर्ड होने का इंतजार कर रही थी। अमित के हाथों से चाकू छूटकर गिर गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अगली सुबह जब धूप खिड़की से अंदर आई तो अक्स विला का माहौल बदला हुआ था। सालों से जो नफरत और शक की दीवारें इस परिवार के बीच खड़ी थीं, वो ढह चुकी थीं। विक्रम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करने का फैसला किया। रघुवीर जी की आत्मा को और उनके बेटे को आखिरकार इंसाफ मिल चुका था। और इस पूरे बिखरे हुए परिवार को समेटने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी छोटी बहू नैना थी।